और हम शुरुआत कर रहे हैं उपचुनाव के नतीजों की खबर के साथ। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला बयान आया। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, जिस पर पार्टी पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेगी। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास और अधिक मजबूत करने की कोशिश करेगी। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से शिकस्त दी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। पीके ने ध्वस्त किया बीजेपी का अभेद्य किला। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में उस किले को ध्वस्त किया जो 30 साल से अभेद्य बना हुआ था। एक ऐसी सीट जो लालू राज में भी बीजेपी के पास थी, जहां से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता भी 4 बार इस सीट पर चुनाव जीते थे। उस बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया और 50% वोट हासिल किए। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले और 34% वोट ले पाए। जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले, जो कि कुल वोट का 11% है। उपचुनाव में धमाकेदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वही आरोप लगाए जो कि चुनाव प्रचार के दौरान लगाते थे। उन्होंने बीजेपी आलाकमान को बिहार के सीएम बदलने की भी नसीहत दी। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। प्रशांत किशोर की पत्नी भी जीत के बाद जश्न मनाती दिखी। उन्होंने रिजल्ट को बिहार में बदलाव की शुरुआत बताया। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीतना ही। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐसी आंधी चली कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में भी हार गई। खुद बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार को अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर से कम वोट मिले। चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आत्ममंथन करने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे।
और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। हम लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। एक अहंकार को तोड़ा है, दूसरे किसी को अहंकार में आने की जरूरत नहीं है। बाकी पूर्व चुनाव के नतीजे सामयिक निर्णय का हिस्सा है। कभी कभी संयोग जब बनता है तो जिस डाल पे कौवा बैठता है तो डाल टूट जाता है, तो कौवा को अभिमान नहीं करना चाहिए कि डाल मेरे वजन से टूट गया। बाकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसके लिए हम समीक्षा करेंगे और पुनः बाकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बाकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे। बांकीपुर की तरह बीजेपी को मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा। दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हराकर अपनी सीट को बरकरार रखा। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जो कि 42.39% है, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट हासिल हुए, जो कि कुल वोट का 38.57% है। दोनों के बीच जीत का अंतर 6,016 वोट रहा। दतिया सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे, और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं, जाबाज कार्यकर्ताओं, जिन्होंने की सब दुख दर्द सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये अपने आप में उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित हुई। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को, उनके सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, हमारे विपक्ष के नेताजी को और सभी बड़े राजनीतिक कांग्रेस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परिश्रम करके हमें इस सीट उपचुनाव में जिताई है। दतिया की हार को मोहन यादव के कार्यकाल से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि मोहन यादव इस दावे के साथ खुश हैं कि उन्हें पहले से ज्यादा वोट मिले। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी को जश्न मनाने का मौका सिर्फ गुजरात में मिला।
जहां की मांजलपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भाका भाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। और अब खबर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां पर एक और छात्र के आंदोलन का आज 11वां दिन है, तो दूसरी तरफ सीआईडी पूरे मामले पर एक्शन मोड में है। सोमवार को सीआईडी ने एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। रांची, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जगहों पर रेड हुई, जिस दौरान टीम को कई जरूरी दस्तावेज मिले, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त हुई, जिनमें काफी कुछ होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा लैपटॉप, कई बैंक्स की पासबुक, अभ्यर्थियों की OMR शीट्स की कार्बन कॉपी है, एडमिट कार्ड्स हैं, कई और चीजें मिली हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी अभय ने साल 2013 से 2018 के बीच कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। ऐसे में सीआईडी अब इन सभी एग्जाम्स से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। सोरेन सरकार ने धरनास्थल जयपाल सिंह स्टेडियम की बिजली देर रात काट दी, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। वहीं छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। ऐसे में यह आंदोलन उग्र होने की संभावना भी है। पेपर लीक नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब छात्र बोला है राष्ट्रीय संडोला, जब छात्र बोला है राष्ट्रीय संडोला है, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जब PSC रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। झारखंड का जयपाल सिंह स्टेडियम दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पेपर लीक को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बारिश और तूफान के बीच इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के कानों में ये आवाज नहीं पहुंच रही। उल्टा सरकार ने तो रात में यहाँ की बिजली तक कटवा दी, ताकि ये मासूम छात्र अंधेरे में परेशान होकर थक हार कर घर लौट जाएं। रात के 1:15 हुई है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। ना तो टेंट लगने दे रही है और ना किसी प्रकार का कोई सहायता होने दे रहा है किसी से। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के आरोपों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन का आज 11वां दिन है। दिल्ली की तरह ही रांची में भी देश भर के छात्र आंदोलन में जुटने लगे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पेपर लीक की जिम्मेदारी तय होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। झारखंड के युवा आज सड़क पर उतरे हुए हैं और ये जो पेपर लीक की समस्या है, ये झारखंड के युवाओं को झेलना पड़ रहा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सीआईडी जांच से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों को जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई हो और उसके साथ साथ किसी एक को इस पर ये लेना पड़ेगा कि हाँ, पेपर लीक का जिम्मेदारी, जब नीट का पेपर लीक होता है तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी जिम्मेदारी ली। झारखंड में पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। जब तुम गद्दी नहीं संभाल सकते हो तो इस्तीफा दो। सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन क्या परिणाम आया? अभी तक क्या एग्जाम रद्द हुआ है? नीट पेपर लीक के खिलाफ जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं।
देवेंद्र नाथ ने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं होगी वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने ही जेपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आंदोलन का बिगुल फूंका था और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे। दरअसल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 19 अप्रैल को हुआ था, जिसका पेपर लीक होने और ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। कट ऑफ तय करने में भारी गड़बड़ हुई। मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अफसरों के दस्तखत तक नहीं थे। हरियाणा और यूपी के 400 उम्मीदवार पास हो गए। इस गड़बड़ी के खिलाफ 29 जुलाई से स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीडीपीएल कंपनी को दिया गया उसे महज 1 महीने पहले ही राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया था। ऐसे में देर रात भी सैकड़ों छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मार्च निकाला। छात्रों की मांग है कि पेपर रद्द किया जाए। जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरी एजेंसियों ने जो भी एग्जाम करवाए हैं उन सब की जांच सीबीआई से कराई जाए। पेपर लीक की जिम्मेदारी तय हो। परीक्षाओं में हुई देरी की वजह से जो नौजवान ओवरएज हो गए हैं उन्हें आयु में छूट दी जाए। दोषी अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का धरना चल रहा है तो कांग्रेस जनता पार्टी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अभिजीत दीपिके ने आंदोलनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी मांग का समर्थन किया और भरोसा दिया कि तबीयत ठीक होते ही वो रांची आएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें। जो भी मांगे हैं, डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामले में सीआईडी रांची समेत 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। सोमवार को भी टीम ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत कुल 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जांच टीम ने बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। इनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंकों की पासबुक और चेकबुक, अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट समेत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आया है कि पेपर लीक के मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने साल 2013 से 18 के बीच पुलिस अपर निरीक्षक, बीएआरसी और आईआरबी कांस्टेबल समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया था। सीआईडी अब इन परीक्षाओं से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दूसरी ओर मामले में सियासत जारी है। चूंकि नीट पेपर लीक को लेकर सारा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था, तो अब बीजेपी भी मामले में एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि जो राहुल और विपक्ष नीट को लेकर छात्रों के साथ होने का दावा कर रहे थे, वो अब झारखंड में छात्रों के साथ नहीं है, न उन्हें छात्रों के आंसू नजर आ रहे हैं। वहीं मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का दावा है कि छात्रों से बात हो रही है, उनकी कई मांगे मानी जा चुकी हैं। संवाद दो तरह से होता है, एक संवाद प्रत्यक्ष होता है और एक संवाद परोक्ष होता है। छात्रों की जो भी आशंकाएं थी
उन आशंकाओं को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। त्वरित जांच हुई, निष्पक्ष जांच की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। झारखंड सरकार का दावा है कि वो छात्रों से बात कर रही है, मांगे भी मान ली गई हैं, लेकिन आशंका है कि 6 अगस्त को छात्रों के आंदोलन का सेकंड पार्ट शुरू होगा, क्योंकि 6 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है और किसकी जवाबदेही तय होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में करोड़ों का कैश बरामद होने के बाद अब मालदा में पुलिस को कैश का पहाड़ मिला। पुलिस ने ये छापेमारी प्रतिबंधित कफ सिरप की जांच के मामले में की थी, लेकिन तभी पुलिस को दिलीप साहा की बिल्डिंग से 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कैश मिल गया। अब पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग टीएमसी नेता दिलीप साहा की है, जबकि जिस फ्लैट में ये कैश बरामद हुआ उसे पिंटू सरकार ने किराए पर लिया था। पुलिस ने पिंटू के फ्लैट से 20 ग्राम सोना, 1 लैपटॉप भी बरामद किया और साथ ही बिल्डिंग से दूर एक गैरेज के पास कफ सिरप की 9000 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने इस बरामदगी के साथ 3 आरोपी पिंटू सरकार, गोपाल चाकी और सुशांत हल्दर को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने 5 जुलाई को दक्षिण दिनाजपुर जिले के मेहंदीपारा इलाके में रेड की थी और उस दौरान बैन कफ सिरप की तकरीबन 1500 बोतलें बरामद हुई थी। पुलिस ने उस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान मालदा में इस कफ सिरप स्मगलिंग गैंग के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में अहम जानकारी आई और इसके बाद जांच टीम ने गिरफ्तार लोगों के साथ स्पेशल रेड की। स्पेशल ऑपरेशन टीम के साथ दक्षिण दिनाजपुर जिला पुलिस पर मालदा पुलिस स्टेशन की टीम ने ये छापेमारी की है। और ये जो फ्लैट है वो ओल्ड मालदा के मंगलबाड़ी इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर था। इतने पैसे बरामद होने के बाद मौके पर 3 नोट गिनने वाली मशीनें लगाई गई और पैसे गिनने का काम शुरू हुआ। अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे, जबकि विधान परिषद में से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेश करेंगे। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आज विधानसभा में पेश होने वाला अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ तक का हो सकता है। इस बजट में नए एक्सप्रेसवे और छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि यूपी में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ साथ चौकीदारों और रसोइयों के लिए भी वो सम्मानजनक तनख्वाह देंगे। आज बजट में इसका ऐलान हो सकता है। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा समेत दूसरे शहरों के लिए भी बजट में बड़े फंड का इंतजाम कर सकती है सरकार। विपक्ष की घेराबंदी के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल रही है। योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में यूपी की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। आज अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वीवी ग्रामजी के लिए 13,902 करोड़ रुपए और मनरेगा सामग्री मद में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, ग्रामीण योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं वाली स्कीम, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया जा सकता है। बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की योजनाओं के लिए आवंटन हो सकता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा और दूसरे स्थानों के लिए बजट में बड़ी रकम का ऐलान किया जा सकता है। कैशलेस इलाज की सुविधा भी सरकार इस अनुपूरक बजट के माध्यम से दे सकती है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रकम का आवंटन होने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों के साथ ही ग्राम चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी रकम आवंटित की जा सकती है। योगी सरकार ने इसी साल 11 फरवरी को 9 लाख करोड़ से ज्यादा का मूल बजट पेश किया था और अब चुनावों से पहले एक बार फिर योगी सरकार ये बजट लेकर आ रही है। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है। और अभी
उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। इस बीच विधानसभा में विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर विधानसभा परिसर में इकट्ठे हुए। जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी को तुरंत जवाब दिया। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस बुरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। समाजवादी पार्टी आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। ऐसे में योगी सरकार को विधानसभा में अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलना है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। सिद्धिविनायक मंदिर के 8 ट्रस्टीज की एक चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष अब जांच की मांग कर रहा है। ट्रस्ट का दावा है कि उसने ही चढ़ावा चोरी कर रहे लोगों को पकड़ा और सरकार से खुद एसीबी जांच की मांग की है। अब ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पलटवार करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने दावा किया है कि जिन लोगों को चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया वो लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि ये चोरी साल 2019 से हो रही थी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब ट्रस्ट की चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में चढ़ावे में चोरी की शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन इसमें सियासत शुरू हो गई। सियासी आरोप क्या लग रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सिद्धिविनायक में चढ़ावा चोरी कैसे हुई। ट्रस्ट के मुताबिक 21 मार्च को पहली बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए 8 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके बाद 45 और कर्मचारियों को पकड़ा गया। ये आरोपी भक्तों के साथ वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी कर रहे थे। दादर स्टेशन से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचने में एक पूरा रैकेट जो है मंदिर प्रशासन को दिखाई दिया कि टैक्सी चालक जो है वो एक फूल माल वाले के पास जाता है श्रद्धालु को, फिर वो एक कर्मचारी को बुलाता है मंदिर ट्रस्ट के और फिर वो आसानी से पैसे देकर दर्शन करा देता है। फूल वाले से जो है वो मंदिर ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं उनको जीपे के द्वारा जो है पैसे दिए जाते थे। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की, उनके अकाउंट की जांच की गई तो इसमें पूरी चोरी पकड़ी गई और ऐसे 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह से कुल मिलाकर पूरे 46 कर्मचारियों पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार्रवाई की गई। ये जो पूरा मामला है ये मार्च, अप्रैल, फरवरी महीने का है 2026 का। इन हरकतों के सामने आने के बाद ट्रस्ट एक्टिव हुआ। उसने खुद भी जांच की और एसीबी को चिट्ठी भी लिखी। इससे असर पड़ा, मंदिर का चढ़ावा बढ़ने लगा। पहले चढ़ावे की रकम 45 लाख तक होती थी जो बढ़कर 98 लाख हो गई। राज ठाकरे ने ऐसा कहा नहीं कि ये ट्रस्ट बोर्ड ने चोरी की है। राज ठाकरे जी ने अगर कहा है
तो इसके लिए हमें भी उनको कहना चाहिए कि बाबा अगर पत्र में 35% उत्पन्न बढ़ा है, दान पेटी में चढ़ावा बढ़ा है, तो क्या चोरी है? जो आरती में पैसा था वो पेटी ऊपर लेके आते थे, एक उसका जो दूसरा साथी था एम्प्लॉय वो दरवाजे पे खड़ा रहता था, फिर वो देखता था बाबा कोई नहीं, सिग्नल देता था तो ये पेटी ऐसा टेढ़ी करके उसमें से नोट निकलता था। एक ही हमने देखा, लेकिन हमारी आशंका थी कि बाबा और रहेंगे। देखिए ट्रस्टी बोर्ड अगर कर रहता तो ये इतना कोई ढूंढता नहीं था। हमने जाके सीसीटीवी कंट्रोल पे हम बैठे, सीसीटीवी फुटेज निकाले, उसमें से 9 कर्मचारी हमको मिले जिन्होंने पैसा निकालने का काम किया है। इसके लिए हम सीमित नहीं रहे, हमने बाकायदा हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पुलिस स्टेशन भेजा, तकरार कंप्लेंट करने को बोला, और पुलिस ने फिर 9 कर्मचारियों को अरेस्ट किया, उनको पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई। अगर हमने ये प्रयास नहीं करते तो आते था, अगर हमारे मन में कपट रहता तो हम न्याय विभाग को पत्र लिखते थे। देखिए 47 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया, 9 तो अभी घर पे बैठे हैं, कुछ सस्पेंड का कालावधि था, उनको सजा दी। और हमने ये भी कहा कि मंदिर में जो पुजारी लोग हैं, जो गुरुजी लोग हैं, वो भी मंदिर के एम्प्लॉई है, उनको भी दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। चढ़ावा चोरी की चर्चा बाहर आई तो राज ठाकरे ने मंदिर ट्रस्ट की चिट्ठी दिखाकर सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावे में चोरी का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे इशू बनाया, लेकिन सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने राज ठाकरे को जवाब देते हुए कहा कि जो भी चढ़ावा चोरी हुआ उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाथ है। ट्रस्ट का दावा है कि चोरी साल 2019 से हो रही थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। 98 लाख तक पैसा आ रहा है, उसके पहले वो 45 तक आते थे। इसमें जो गैप है वो गैप सालाना 18 करोड़ है। वो कहाँ से, मतलब क्यों इतना गैप है, तभी क्यों नहीं ज़्यादा ये सब डोनेशन वगैरह जमा होते थे या दान पेटी में नहीं होते, उनका इंक्वायरी करो करके वो पत्र लिखा था। ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग, कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे। और वो हमने जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जो वो पहले के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया और नए कर्मचारी रखे, उन्होंने सीसीटीवी में उनको पकड़ा दिया। उसमें से जो 2-4 लोग हैं उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था, वो उबाटा के शाखा में जाते, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी वो शाखा में पहला था। महाराष्ट्र सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और फडणवीस सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इसकी जांच होगी, दोषी चाहे कोई भी हो उस पर एक्शन होगा। चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को, शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा। ट्रस्ट का दावा है कि उन्होंने मंदिर में दलालों का नेटवर्क तोड़ा है। साथ ही ट्रस्ट के सदस्य उद्धव ठाकरे की पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत का गरमाना तय है। कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन इस दौरान बवाल की घटनाएं भी खूब सामने आ रही हैं। लखनऊ में सोमवार को बाइक सवार कांवड़ियों की एक स्कूल वैन से मामूली सी टक्कर हुई। इससे नाराज कांवड़ियों ने स्कूल वैन में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत करवाया। लखनऊ में बाइक सवार कांवड़ियों का हंगामा, स्कूल वैन पर चलाए पत्थर, दहशत में आए स्कूली बच्चे। डरे सहमे स्कूली बच्चे और स्कूल वैन के चकनाचूर शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांवड़ियों ने किस कदर यहां उत्पात मचाया है। ये तस्वीरें लखनऊ के थाना चौक के चरक चौराहे की हैं, जहां बाइक से जा रहे कांवड़ियों की स्कूल वैन से टक्कर हो गई। इससे नाराज कांवड़ियों के भेष में युवकों ने स्कूल वैन पर हमला कर दिया, पत्थर फेंके और डंडे से पीटकर स्कूल वैन के शीशे तोड़ दिए। वैन के भीतर मौजूद बच्चे बुरी तरह घबरा गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो कांवड़िए भाग गए। क्या कर रहे थे वो लोग? गाड़ियां लेने के दौड़े हैं और बच्चों को अंदर हमला कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है लोग के।
फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ी में कुछ कांवड़िए जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स की भी पिटाई कर रहे हैं। कांवड़ियों के उपद्रव का ये वीडियो मेरठ के दौराला का बताया जा रहा है, जहां दिल्ली दून हाईवे पर कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने बताया कि हरिद्वार से एक कांवड़िया जल लेकर दिल्ली लौट रहा था, तभी नोएडा से जा रहे कांवड़िये ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कांवड़ियों के गुट भिड़ गए। बीच बचाव करने सादी वर्दी में पुलिस के जवान पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट से इनकार किया। वहीं पुलिस की गाड़ी में बैठे जिस शख्स की पिटाई की गई वो कांवड़िया बताया जा रहा है। थाना दौराला पुलिस की दार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में लेके जाके उनका मेडिकल कराया है तथा उनकी आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ियों के शिविर में 2 गुटों में हंगामा मचा है। पुलिस बीच बचाव कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल का ये वीडियो मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर स्थित एक कांवड़ शिविर का है। यहाँ कांवड़ियों के 2 गुटों में किसी बात पर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शिविर में ही संग्राम मच गया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और दोनों गुटों को अलग अलग रास्ते से रवाना किया। मुजफ्फरनगर शहर के मीनाक्षी चौक के शिविर पे 2 कांवड़ श्रद्धालुओं के गुटों के बीच हल्की कहासुनी और मारपीट की घटना हुई। मौके पर मौजूद पुलिस बल RRF ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, दोनों ही गुटों को समझाया, दोनों ही पक्षों को समझाया और सभी पक्षों को अपने अपने रास्ते भेज दिया गया और मौके पर कुशलता है। इसी संबंध में कुछ इस तरह की खबर चल रही है कि यहाँ पे मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जो कि पूरी तरह निराधार है। मौके पर कुशलता है और ये मामूली कहासुनी का मामला है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और रूट डाइवर्जन को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद के डीएम ने 4 से 12 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्कूल 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। वृंदावन में मिलावटखोरों पर फूड डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी में लगभग 5000 किलोग्राम खराब क्वालिटी की पेड़ा और मिल्क केक बरामद किया। बरामद करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये छापेमारी रुक्मणी विहार के विष्णु अग्रवाल के गोदाम और सुनरक गांव में सत्यपाल के ठिकाने पर की, जहां से करीब 100 बोरों में ये पेड़ा और मिल्क केक रखा हुआ पाया गया। घटिया क्वालिटी के इस पेड़े की इतनी बड़ी खेप बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में प्रसाद के तौर पर बांटने की तैयारी थी, लेकिन लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में हम जो वहाँ पहुंचे स्थान पे और जहाँ पहुंचने के बाद वहाँ उसको खुलवाया गया, तो वहाँ जो खाद्य कारोबार विष्णु अग्रवाल का उनका वो एक स्टोर था, तो जहाँ पे भारी मात्रा में करीब 100 बोरे पेड़े और मिठाइयाँ वहाँ नजर आई। और वहाँ फिर संदेह के आधार पे जो था उनके 4 पेड़े के नमूने और 1 मिल्क केक का नमूना संग्रहित किया गया। और बाकी जो पेड़ा था उसपे कुछ कहीं मिठाइयों पे कोई डेट वेट अंकित नहीं थी, वहाँ जो रखा हुआ था वो सही नहीं था, तो जो वो संदिग्ध हमें लगा कि ये खराब पेड़ा है, उसको यहाँ नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पीएम आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है। केजरीवाल E20 पेट्रोल पर लगातार इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम आयोजित किया था। अब वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक पैदल मार्च करने की तैयारी में है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 21 जुलाई को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में पीएम आवास तक मार्च किया था।
और अब खबर कर्नाटक से है, जहां पर डीके शिव कुमार मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा है। लक्ष्मी हेब्बालकर को मंत्री न बनाए जाने से नाराज उनके समर्थक ने बेलगावी में उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज इंदी सीट के विधायक यशवंत राय गौड़ा वी पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थकों ने विधानसभा के बाहर खूब नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को डीके शिव कुमार मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, जिसमें 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मॉनसून की, जहां पर कई राज्य में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड मुसीबत बनी हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी देर रात कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र से गुजरात और जम्मू कश्मीर तक हाहाकार मचा है। मानसूनी आफत की वजह से कुछ जगहों पर सड़कें धंस गई हैं, तो कई निचले इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति बन गई। इन सब के बीच आज मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, देश के कई राज्यों में मॉनसून कहर बरपा रहा है। दरअसल भिवंडी में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद कामवारी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, कुछ तो बहती चली गईं। वहीं निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी के किनारे मौजूद संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और निचले इलाके के लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला ये वीडियो पंजाब के फाजिलका से सामने आया है, जहां 9 फीट गहरे गड्ढे में 2 बाइक सवार गिर गए। लोगों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सड़क किनारे खुदा गहरा गड्ढा बाइक सवार को नहीं दिखा और वो बाइक समेत गड्ढे में गिर पड़े। हालांकि गनीमत रही कि दोनों में से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और स्थानीय लोगों ने दोनों को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डराने वाली ये वीडियो केरल के मलप्पुरम की है, जहां पहाड़ से गीली मिट्टी और चट्टानों के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ दरके और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पानक्काड के पास नंदुकानी इलाके में स्टेट हाईवे पर अचानक ही लैंडस्लाइड हुआ। घटना उस वक्त हुई जब रेस्क्यू टीम पास ही में हुए लैंडस्लाइड से बाधित सड़क को ठीक करने का काम कर रही थी। इसी दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक दरक गया। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड से कुछ मिनट पहले वहां मौजूद सभी लोग अलर्ट हो गए और सबने भागकर जान बचाई। केरल में भी लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में सैकड़ों घर और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हो रही है। केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से कन्नूर, इडुक्की और कोट्टायम जिलों में सबसे खराब हालात हैं। कन्नूर जिले के रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भर गया है, जिससे नावें चलानी पड़ रही हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप है।